हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें हम मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 विज्ञान विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं हमारे आज के वीडियो पर। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले 1 से 8 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपके, निम्न में से किस ईंधन के ऊष्मीयमान का सबसे अधिक होता है। प्रश्न एक बार पुनः, निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। यहाँ पर ऑप्शन है हमारे लकड़ी, कैरोसिन, एलपीजी और हाइड्रोजन गैस। तो देखिए यहाँ पर सबसे अधिक ऊष्मीयमान होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन गैस का उपयोग जो है सामान्य ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। इसका उपयोग वायुयान, जेट इनमें किया जाता है। जिसका ऊष्मीयमान सबसे अच्छा होता है वो ईंधन सबसे अच्छा माना जाता है। दूसरे नंबर पर आपके एलपीजी आएगा, तीसरे नंबर पर कैरोसिन आएगा और चौथे नंबर पर आपके लकड़ी आएगा। लेकिन सबसे अच्छा जो है वो है हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है आपके, वाहनों के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, पेट्रोल और द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो देखिए वाहनों में सबसे कम प्रदूषक जो सबसे कम धुआं देता है वो होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे हम सीएनजी कहते हैं। और यहाँ पर सही उत्तर है हमारा बै। तो हम कोष्ठक में भर देंगे बै। भारत का प्रथम आरक्षित वन है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पचमढ़ी उद्यान, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सभी राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया प्रथम आरक्षित वन। तो प्रथम आरक्षित वन है वो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो हम यहाँ पर ए ऑप्शन भर देंगे। अगला प्रश्न, आवृत्ति को किससे मापा जाता है। देखिए आवृत्ति का जो यहाँ पर ऑप्शन है सेकंड से, हर्ट्ज से, आयाम से, दोलन से। तो देखिए आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज। तो यहाँ पर हम एच जेड जिसे बोलते हैं, हर्ट्ज को एच जेड भी बोलते हैं। तो हर्ट्ज की जगह एच जेड भी आ सकता है। तो यहाँ पर आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज से। तो यहाँ पर हमारा ब ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोष्ठक में हम ब भर देंगे। ध्वनि प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य समस्या है। देखिए ध्वनि प्रदूषण से क्या क्या हो सकता है, अनिद्रा यानी नींद कम आना या न आना, अति तनाव, तनाव भी हो सकता है। अगर हम ज़्यादा शोर में रहते हैं तो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, चिंता होने लग जाती है। उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये जो द ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ध्वनि प्रदूषण से ये सभी समस्याएं हो जाती हैं। जल के विद्युत अपघटन पर धन टर्मिनल पर एकत्रित होने वाली गैस कौन सी है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन दोनों और नाइट्रोजन। तो देखिए ऑक्सीजन जो होता है ये माइनस होती है, हाइड्रोजन धनावेशित होती है। तो हमेशा ध्यान रखिए जो माइनस होगी वो प्लस पर जाएगी। तो यहाँ पे धन टर्मिनल की बात कर रही है, धन टर्मिनल पर कौन सी जाएगी, तो धन टर्मिनल पर जाएगी ऑक्सीजन गैस। देखिए जल का सूत्र होता है H2O, यानी हाइड्रोजन भी होती है ऑक्सीजन भी होती है। लेकिन ऑक्सीजन जो जाएगी वो धन टर्मिनल पर जाएगी और हाइड्रोजन जाएगी वो ऋण टर्मिनल पर जाएगी, जिसको हम कैथोड कहते हैं। तो यहाँ पर धन टर्मिनल की बात हो रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा हमारा ए। संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। संक्षारण और जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जो है जस्ते की या जिंक की परत चढ़ाई जाती है। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसे हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। भूकंप आने का कारण क्या होता है, ईश्वर का प्रकोप, अतिवर्षा, पृथ्वी की प्लेटों की गति, ग्रहों की गति। तो देखिए भूकंप आने का कारण होता है पृथ्वी के अंदर प्लेटें होती हैं, वो प्लेटें जब गति करती हैं एक दूसरे से टकराती हैं तो उससे भूकंप आता है। तो हमारा जो स ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से ये 8 आपके जो हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। अब चर्चा कर लेते हैं कुछ अतिलघुत्रात्मक प्रश्न पर, जो आपके संख्या 9 से लगा करके और 12 तक अतिलघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे, जिनका उत्तर आपको बहुत ही छोटे रूप में देना है। या तो एक शब्द का होगा, या एक लाइन का होगा, या 1.5 लाइन का होगा। इससे ज़्यादा आपको इसका उत्तर नहीं देना होता है। उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में आई कमी को दूर करने के 2 उपाय बताइए। देखिए उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी की जो उर्वरता में जो कमी आ जाती है उसको दूर करने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि जो खाद का प्रयोग करना चाहिए।
जो जैविक खाद हम बनाते हैं गोबर से, केचुए की खाद, इस खाद का उपयोग करना चाहिए। दूसरा होता है दो फसलों के बीच में कुछ अंतर रखा जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि किसी किसी भी खेत में हमने गेहूं की फसल उगा दी, अब उसके जस्ट बाद में ही दूसरी फसल नहीं लगानी चाहिए, बल्कि उस खेत को जो है एक फसल के लिए छोड़ देना चाहिए, ताकि वो फसल जो है अपनी, वो खेत जो है वो अपनी उपजाऊ क्षमता को पुनः प्राप्त कर सके। अगर हम लगातार उससे फसल प्राप्त करते रहेंगे तो उसमें जो है वो पोषक तत्वों की सतही कमी हो जाएगी। अगला प्रश्न है संचरणीय रोगों से क्या आशय। देखिए संचरणीय जो रोग होते हैं वो ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोगों को संचरणीय रोग कहते हैं। संचरणीय रोगों में जैसे टीबी हो गया, जिसे क्षय रोग कहते हैं, टाइफाइड हो गया, कोरोना हो गया, ये सभी संचरणीय रोग होते हैं। अगर आपको जो है पुनः एक बार रिपीट कर देता हूँ, जैसे कि मैं सभी वीडियो में रिपीट करता हूँ, कि अगर आपको लिखने में दिक्कत आ रही है, समझ यहाँ लीजिए, लेकिन अगर लिखने में दिक्कत आ रही है तो नीचे जो है वीडियो के अंत में आपको इनके उत्तर देखने को मिलेंगे, वहाँ आप इसके संपूर्ण हल देख सकते हैं। दो जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। देखिए दो जीवाश्म ईंधन जो है पेट्रोल है जो कि मृत जीवों से बनता है, और कोयला है जो मृत वनस्पति से बनता है। एक उदाहरण देकर बताइए कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। देखिए हम इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक चटाई बिछी हुई है या कोई दरी बिछी हुई है, अब आप उसको खींचिए तो वो आसानी से खिंच जाएगी। अब दूसरी स्थिति में क्या कीजिए कि उस पर किसी व्यक्ति को बैठा दीजिए या कोई सामान रख दीजिए, तो अब उसको खींचिए तो आप देखेंगे कि उसको खींचने में हमें ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है, क्योंकि उस पर दाब ज़्यादा हो गया, बल ज़्यादा हो गया, तो बलपूर्वक उसको दबा दिया गया, तो घर्षण जो है, रगड़ जो है वो बढ़ जाती है। इसी प्रकार से दो चीज़ ले लेते हैं, एक हल्की और एक भारी। हल्की जो चीज़ होती है उसको आसानी से खींचा जा सकता है क्योंकि घर्षण कम होगा। भारी चीज़ होती है उस पर दबाव ज़्यादा होगा, बल ज़्यादा होगा, तो उसको खींचने में घर्षण बढ़ जाता है और जो है वो आसानी से नहीं खींचती है। तो ऐसे कि कोई भी उदाहरण आप आसानी से ले सकते हैं कि भाई अगर हम उस पर बल लगाएंगे ज़्यादा तो घर्षण बढ़ जाएगा, मतलब रगड़ बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न मिलान करने का है। देखिए जो इसमें सबसे पहले आता है, देखिए मिलान करने का सबसे अच्छा तरीका जो आपको सबसे पहले आता है उसे कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको लैक्टोबैसिलस आता है दही वाला, कि लैक्टोबैसिलस से दही जमता है, तो स वाले ऑप्शन को हम इधर 2 नंबर से मिला देंगे तो हमारा एक काम खत्म हो गया। दूसरा आता है हमको ईस्ट आता है, मान लीजिए ईस्ट जो है वो ब्रेड वगैरह बनाने के काम में आता है, तो यहाँ पर हम ईस्ट को ब्रेड की बेकिंग से मिला देंगे तो 2 मिल गए। अब हमारे पास में जीवाणु और राइजोबियम मिल गया, राइजोबियम बच गया। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के काम में आता है, और जीवाणु जो है लास्ट में जो बच गया वो हैजे का कारक होता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको मिला देंगे। अब अगला प्रश्न है फसल चक्रण से क्या तात्पर्य होता है। देखिए फसल चक्रण का अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि फसलों को बार बार में बदल बदल करके बोना चाहिए। एक खेत में एक ही फसल को जो है ना लगातार नहीं बोना चाहिए। जैसे अभी हमने उसमें गेहूं बो दिया, अब अगली फसल होगी तो अब हम उसमें बाजरा बो देंगे, फिर अगली फसल होगी तो उसमें और कोई फसल बो देंगे और कोई फसल बो देंगे। इस प्रकार से उसमें फसल बदल बदल करके बोते हैं तो उसमें पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी, बल्कि पोषक तत्वों की जो है वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि कोई ना कोई फसल उसे जरूर देता है। दालें वगैरह उगा दी, उसके अंदर चना उगा दिया, तो उससे जो है उसमें नाइट्रोजन पोषक तत्व की वृद्धि हो जाती है, तो इसे हम फसल चक्रण कहते हैं। अगला प्रश्न है कोलतार एक सुगंधित काला गाढ़ा द्रव होता है। तो यहाँ पर ये कथन असत्य आएगा, क्योंकि कोलतार एक काला गाढ़ा द्रव तो है लेकिन वो सुगंधित नहीं है। ठीक है, वो जो है असुगंधित है, मतलब दुर्गंध वाला होता है, तो यहाँ असत्य आ जाएगा। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव होता है, तो ये बिल्कुल जो है सही बात है, सत्य कथन है कि पेट्रोलियम जो है गहरे काले रंग का तेलीय द्रव है।
कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है। तो कोयले द्वारा यहाँ पर ये कथन जो है असत्य है। प्राकृतिक गैस जो है वो पेट्रोल वगैरह से प्राप्त होती है, कोयले से प्राप्त नहीं होती है। अगला प्रश्न है, वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं। देखिए विद्युत उपकरण, देखिए जल जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। यदि हम विद्युत उपकरणों से संबंध आग अगर कोई लग रही है, जैसे विद्युत उपकरण में कोई आग लग रही है, जैसे मान लीजिए हमारे मीटर में ही आग लग गई, तो अगर हम उस पर पानी डालेंगे तो जो व्यक्ति पानी डाल रहा है उसको भी करंट लग जाएगा, क्योंकि पानी के द्वारा करंट उसके अंदर आ जाएगा। ये उसी तरह की बात होती है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति में करंट आ रहा है या कहीं करंट आ रहा है और उसको लोहे की छड़ से हटाएं, तो लोहे की छड़ से होता हुआ करंट उस व्यक्ति के अंदर आ जाएगा। इसी प्रकार से पानी भी विद्युत का सुचालक होता है। तो विद्युत उपकरणों से संबंध आग को जल से नियंत्रण नहीं करते हैं, बल्कि इसको नियंत्रण करने के लिए या तो अग्निशमन यंत्र का उपयोग करते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लिपटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। एल्यूमिनियम जो होता है वो ऊष्मा का सुचालक होता है। एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लिपटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता, क्योंकि ऊष्मा एल्यूमिनियम में स्थानांतरित हो जाती है। भाई यहाँ पर देखिए कागज जो है आसानी से आग पकड़ लेगा, लेकिन जब हम उसको एल्यूमिनियम के चारों ओर लपेट देंगे तो अब उसको जो आग देंगे ना, तो वो आग जो है वो ऊष्मा जो है पहले एल्यूमिनियम में चली जाएगी, इसलिए वो आसानी से आग नहीं पकड़ता है। आग तभी पकड़ेगा जब उसके ज्वलनताप तक उसे गर्म किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न का आशय स्पष्ट कीजिए। जरायुज, देखिए जरायुज ऐसे जंतु होते हैं जो अपने समान बच्चे देते हैं। जैसे हम जरायुज हैं, गाय भैंस बकरी ये सब जरायुज है, क्योंकि ये सब बच्चे देते हैं। अंडप्रजक क्या होते हैं? अंडप्रजक ऐसे जंतु होते हैं जो कि अंडे देते हैं। जैसे मुर्गी अंडप्रजक है, बतख अंडप्रजक है, चिड़िया अंडप्रजक है, मछली अंडप्रजक है। अगला प्रश्न है हमारा खालिस्तान से संबंधित प्रश्न है, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम जो है वन्य क्षेत्र कह सकते हैं या अभ्यारण्य कह सकते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य उसको हम कह सकते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। देखिए विशेष क्षेत्र में पाई जा रही है, इसलिए इसका नाम भी विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज आएगा। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। देखिए प्रवासी पक्षी ऐसे पक्षी होते हैं जो एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान पर जाते हैं और पुनः वातावरण परिवर्तित होता है तो पुनः खुद की जगह पर चले जाते हैं। तो ये प्रवासी पक्षी जलवायु परिवर्तन के कारण आते हैं। ठीक है, का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्में हैं। जैव विविधता, देखिए जैव विविधता का अर्थ होता है किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की विभिन्न किस्में। इस तरीके से हमने जो है इसका मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 का भी भाग प्रथम यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है आपके उत्तर देखने की कि आप इनके उत्तरों को भी आसानी से देख सकते हैं। ये मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 के पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर हैं, फिर 9 से लगा करके और 12 तक आपके ये अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। 9, 10, 11 और 12 ये अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। फिर ये 13वां प्रश्न जो आपका मिलान करने से संबंधित प्रश्न है। देखिए ये जो प्रश्न जिस स्थिति में दे रखे हैं आपकी परीक्षा में, उस स्थिति में जैसे 13वां प्रश्न मिलान का है तो आपको वहाँ पर मिलान का ही प्रश्न मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे अच्छी तरीके से करें। एक डेस्क वर्क जरूर खरीद के लाएं और उसमें जो है आसानी से जो है इन चीज़ों को देखें। ये 17 प्रश्न तक हो गए हैं। खालिस्तान इसमें नहीं आ पाए, लेकिन खालिस्तान आप खुद भी भर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद, खूब पढ़ें।